सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस। अब आपको पता है कि एवरी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो सॉइल पे ही रेस्ट करता है। तो उसका जो डेड वेट है वो फाउंडेशन के थ्रू जो है सॉइल पे ट्रांसफर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं सॉइल में, जो सेटलमेंट कॉज करते हैं और शेयर फेलियर कॉज करते हैं सॉइल में। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इंड्यूसेस स्ट्रेसेस इन द सॉइल दैट कॉजेस सेटलमेंट एंड शेयर फेलियर इन द सॉइल। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाता है हमारे पास स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन सैचुरेटेड सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जो सैचुरेटेड सॉइल में स्ट्रेसेस डेवलप्ड होते हैं डेड वेट की वजह से, वो जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इसमें जाता है इफेक्टिव स्ट्रेस, सेकंड वन इज न्यूट्रल स्ट्रेस एंड द लास्ट वन इज टोटल स्ट्रेस। तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। डॉक्टर कार्ल वेन तरज़ाकी, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, was the first person to recognize the importance of stress. The stress transmitted from grain to grain, or simply we can say that particle to particle, due to their contact with each other through soil mass, is known as effective stress. तो जो भी स्ट्रेस सॉइल पार्टिकल्स के आपस में कंटेक्ट होने की वजह से जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, उसको हम इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस, तो उसको हम इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश से हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। इट अकर्स इन फुली ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल। जब हमारे पास सॉइल जो होगी फुली ड्राई स्टेट में होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है तब उसमें से इंड्यूस्ड हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास न्यूट्रल स्ट्रेस। द स्ट्रेस आर अ प्रेशर ट्रांसमिटेड बाय पोर वाटर प्रेशर इज नोन एज न्यूट्रल स्ट्रेस। तो जो भी स्ट्रेस पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा सॉइल में, तो दैट इज नोन एज न्यूट्रल स्ट्रेस। इट इज आल्सो नोन एज पोर प्रेशर, इसको हम पोर प्रेशर भी कहते हैं या सिंपली पोर वाटर प्रेशर भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इट अकर्स इन फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो न्यूट्रल स्ट्रेस जो है किसमें अकर होता है या किसमें इंड्यूस्ड होता है, जब सॉइल जो होगी फुली सैचुरेटेड स्टेट में होगी। तो उसके बाद टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। तो दैट इज टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस न्यूट्रल स्ट्रेस। तो यहां से अगर हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेस में से हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बचेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले हमें टोटल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर जाके ये रिलेशन यूज करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर करना चाहें तो वी कांट मेजर द इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड टोटल स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेस के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। अब इसके जनरली 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक तो सॉइल में सेटलमेंट कॉज करता है और दूसरा सॉइल में शेयर फेलियर कॉज करता है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सेटलमेंट ऑफ सॉइल। अब सेटलमेंट ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि इट इज द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपेल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम पोर्स। जो पोर्स होंगे उसमें से जब पानी बाहर आ जाएगा तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम रिड्यूस होगा सॉइल का, तो दैट इज नोन एज सेटलमेंट ऑफ सॉइल। इट्स जनरली अ कर्व बिटवीन इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाइड रेशो। तो सेटलमेंट जो है कर्व है किसी के बीच में, इफेक्टिव स्ट्रेस और वाइड रेशो के बीच में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट किए हुए हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाइड रेशो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस और वाइड रेशो जो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा वाइड रेशो कम होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा तो वाइड रेशो बढ़ेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कंप्रेशन आर सेटलमेंट ऑफ सॉइल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इफेक्टिव स्ट्रेस और सेटलमेंट जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो सेटलमेंट ऑफ सॉइल भी इंक्रीज होगी, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी तो सेटलमेंट ऑफ सॉइल की वैल्यू भी कम होगी। अब अगर हमने यहाँ से फाइनल सेटलमेंट ऑफ सॉइल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास MV/H0 डेल्टा सिग्मा डैश। अब MV हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, H0 हमारे पास थिकनेस ऑफ लेयर जिसमें सेटलमेंट अकर हो रही है, और डेल्टा सिग्मा डैश क्या है हमारे पास, एवरेज इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल सेटलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल। अब इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से सॉइल में जो है शेयर फेलियर भी अकर होता है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर टू द सॉइल। जो लोड ऑफ डेड वेट होता है वो फाउंडेशन के थ्रू जो है सॉइल में ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि शेयर स्ट्रेसेस जो है उसमें इंड्यूस्ड होते हैं। इफ दी शेयर स्ट्रेसेस आर मोर देन द शेयर स्ट्रेंथ देन द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर विल अकर। अगर हमारे पास जो ये शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हुए डेड लोड की वजह से, अगर ये शेयर स्ट्रेसेस एक्सीड हो जाएंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल से, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाएगा। अनस्लोपिंग ग्राउंड
स्लोपिंग ग्राउंड में क्या होता है कि शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं, और शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस होने की वजह से अगर हमारे पास जो शेयरिंग स्ट्रेंथ उसकी कम होगी स्लोपिंग ग्राउंड की, तो उसकी वजह से क्या काज होगा, लैंडस्लाइड काज होगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे व्हील लोड्स फ्रॉम व्हील्स इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेसेस, जब हमारे पास जो व्हीकल्स है मूव करती है ओवर द रोड पेवमेंट, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं रोड पेवमेंट में, अगर हमारे पास वो शेयर स्ट्रेसेस एक्सीड हो जाएंगे जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रोड पेवमेंट होगी उसकी वैल्यू से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेटलमेंट पेवमेंट में काज होगा। अगर हमने यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे S इज इक्वल टू सिग्मा डैश tan phi, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। अब सिग्मा डैश यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद जो है फाई क्या है हमारे पास यहाँ पे, इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। अगर हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को निकालना होगा, पहले हमें टोटल स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करेंगे, फिर जाके हमें इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। वी कांट मेजर द इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास, इफेक्टिव स्ट्रेस कंट्रोल्स सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉइल बिहेवियर लाइक स्ट्रेंथ, डिफॉर्मेशन एटसेट्रा। जो इफेक्टिव स्ट्रेस का इफेक्ट अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पे भी पड़ता है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे भी पड़ता है। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, कि अगर हमने इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो वो हम कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, यूजिंग द सॉइल प्रोफाइल एज शोन इन फिगर फाइंड द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। ये हमारे पास सॉइल प्रोफाइल दी हुई है, पॉइंट ए पे हमने क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड लेवल दिखाया हुआ है, इस लेयर में जो सॉइल है उसका यूनिट वेट है 14 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास यहाँ पे वाटर टेबल दिखाया हुआ है, इसकी डेप्थ हमारे पास 2 मीटर है। फिर नेक्स्ट लेयर हमारे पास सिल्टी सैंड की है, इसका यूनिट वेट है हमारे पास 16.5 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, इसकी डेप्थ हमारे पास 2.7 मीटर। और लास्ट लेयर हमारे पास है क्ले की, इसकी डेप्थ हमारे पास 3.5 मीटर है और इसका यूनिट वेट है 17.4 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एज वी नो डैट यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर आपके पास क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ वाटर नहीं दिया होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है या आप खुद एज्यूम कर सकते हो। पीछे अभी हमने डिस्कस किया कि इफेक्टिव स्ट्रेस को हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट ए पे। अब देखो पॉइंट ए पे अगर हम देखेंगे 3 लेयर्स आ रही हैं सॉइल की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हर लेयर की अलग अलग डेप्थ है और हर लेयर का जो अलग अलग यूनिट वेट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 इंटू 14, जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है 2 इंटू इस लेयर में जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है हमारे पास कितना है 14 है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 2.7, इस लेयर में जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल हमारे पास कितना है 16.5, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और प्लस लास्ट हो गया 3.5 इंटू 17.4। तो इस तीनों से इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 133.45 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में ही इसकी वैल्यू आएगी। ये निकला हमारे पास कि टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे कितना एक्ट कर रहा है। अब इधर से नीचे हमारे पास क्या है, वाटर लेवल है, तो इस वाटर की वजह से भी कुछ स्ट्रेस जो है इस पॉइंट पे जो है एक्सर्ट होगा, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वाटर लेवल है। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों लेयर के लिए हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर सेम ही रहेगा, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे 2.7 प्लस 3.5 टोटल डेप्थ निकल जाएगी, इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पोर वाटर प्रेशर निकल जाएगा। तो 2.7 प्लस 3.5 इंटू 9.81, इसको सॉल्व करेंगे तो 60.76 आया। तो देयरफॉर इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस हमारे पास निकला 133.45 माइनस इसमें से कर देंगे 60.76, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 72.69 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको बाय हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से फोकस करना। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द इफेक्टिव स्ट्रेस एट 6 मीटर 10 मीटर 12 मीटर एंड 16 मीटर डेप्थ फॉर द फॉलोइंग स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, सॉइल प्रोफाइल दी हुई है। यहाँ पे हमने अलग अलग डेप्थ्स पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंपल इसने एक ही पॉइंट पे पूछा, पॉइंट ए पे सिंपल यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन यहाँ पे इसने अलग अलग डेप्थ पे पूछी है। 6 मीटर पे पूछी है, 10 मीटर पे, 12 मीटर पे, 16 मीटर पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है। फर्स्ट लेयर के लिए यूनिट वेट है 19 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर और इसकी डेप्थ है 6 मीटर, इसका यूनिट वेट है 20 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। लेकिन यहाँ पे 2 मीटर से ऊपर सॉइल जो है ड्राई है, इससे नीचे हमारे पास वाटर लेवल है यहाँ पे, तो ये 2 मीटर अलग है यहाँ पे। फिर ये वाली लेयर है जिसकी डेप्थ 2 मीटर है, इसका यूनिट वेट है 18.5 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। और लास्ट लेयर 4 मीटर डेप्थ की है, इसका यूनिट वेट है 18 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस एट 6 मीटर डेप्थ, तो आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल किसके बराबर होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेस इस 6 मीटर डेप्थ पे कितना है, फिर पोर वाटर प्रेशर कितना है, तो वो यहाँ से हमें इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो फर्स्ट हम यहाँ से निकालेंगे टोटल स्ट्रेस। अब टोटल स्ट्रेस ऑब्वियस सी बात है, यूनिट वेट को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास
स्ट्रेस निकल जाएगा। अब हमने निकालना है 6 मीटर, ये हमारे पास लेवल है 6 मीटर का। यहाँ पे हमारे पास जो है एक ही लेयर ऑफ सॉइल है और उसका यूनिट वेट कितना है 19 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, उसकी डेप्थ कितनी है 6 मीटर। तो हम सिंपल यहाँ पे 6 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकल जाएगी। वही यहाँ पे मैंने किया 19 इंटू 6 इज इक्वल टू 114 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ये लेयर है इसमें जो है वाटर लेवल है ही नहीं, वाटर लेवल हमारा बिल्कुल यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो है 0 हो जाएगा। जो पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा वो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू एच, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसमें टोटल स्ट्रेस में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा 114 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसने पूछा इफेक्टिव स्ट्रेस एट 10 मीटर डेप्थ। अब 10 मीटर डेप्थ मतलब ये इस पॉइंट की बात कर रहा है, 6 + 2 + 2। अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है और तीसरी लेयर में यहाँ पे जो 2 मीटर तक वाटर टेबल भी है, तो हमें डिफरेंट लेयर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव स्ट्रेस सेम वही, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे 10 मीटर डेप्थ पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी। हमारे पास ये है 10 मीटर डेप्थ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर्स ऑफ सॉइल आ रही है। एक की जो डेप्थ है 6 मीटर, इसका यूनिट वेट है 19, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 6। दूसरी लेयर जो है इसकी डेप्थ है 4 मीटर, 2 + ये 2 4 मीटर, इसका यूनिट वेट है 20, तो 4 इंटू 20। तो वही यहाँ पे मैंने किया 19 इंटू 6 + 4 इंटू 20, ये हो गया 194 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इस 10 मीटर डेप्थ में सिर्फ इस 2 मीटर में ही वाटर का इफेक्ट आ रहा है, मतलब जो पोर वाटर प्रेशर आएगा वो सिर्फ इस डेप्थ में ही आएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल 2 इंटू 9.81, 9.81 इंटू 2, तो ये निकल गया हमारे पास पोर वाटर प्रेशर। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 174.38 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये निकल गई हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू एट 10 मीटर डेप्थ पे। नेक्स्ट हम इसमें फाइंड आउट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट 12 मीटर डेप्थ। सेम वही करना है, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, डेप्थ जो है इंक्रीज होती जा रही है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कंबाइन सबको सॉल्व कर दिया। यहाँ 12 मीटर डेप्थ किधर आएगी, ये है 10 यहाँ तक आ रहा है, 12 यहाँ तक आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 इंटू 6 प्लस उसमें हो जाएगा ये इस टोटल लेयर का जो यूनिट वेट हमारे पास है 20 है, तो 20 इंटू 4 प्लस अभी हम 12 मीटर तक ही आ रहे हैं, तो 2 इंटू 18.5, यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास टोटल स्ट्रेस। वही मैंने यहाँ पे किया 19 इंटू 6, 20 इंटू 4 प्लस 18.5 इंटू 2, और पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा 9.81 इंटू 4। पोर वाटर प्रेशर की डेप्थ कहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, क्योंकि अभी हम 12 मीटर तक ही जा रहे हैं। डेप्थ ऑफ वाटर कितनी हमारे पास यहाँ पे 4, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर है 9.81। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 231, इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 39.24। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 मीटर डेप्थ पे हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आई 191.76 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद लास्ट अगर हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस एट 16 मीटर डेप्थ, सेम वही किया है, सिर्फ लास्ट लेयर की डेप्थ है वो भी हमें इसमें इंक्लूड की हुई है। यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर डेप्थ है इसकी और यूनिट वेट इसका 18 किलो न्यूटन है। अगर हम देखेंगे पोर वाटर प्रेशर कितना आ जाएगा, अभी हमारे पास पोर वाटर प्रेशर के लिए डेप्थ हो जाएगी 2 + 2 + 4 हो गया 8 इंटू 9.81, तो यहाँ से पोर वाटर प्रेशर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 303, इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 78.48। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 224.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहां पे हमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा पूछ सकते हैं, या फिर इतना सा पूछ सकते हैं, या फिर इतना सा अलग अलग डेप्थ्स पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन में आपको अलग अलग डेप्थ्स पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाई कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, तो जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एक्स डैश हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस है और सिग्मा वाई डैश जो है वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस है। इन लेवल ग्राउंड सरफेस के केस में अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस है और वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज जो है दोनों बराबर होती है। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, व्हेन द सैंड पार्टिकल स्टार्ट्स बॉइलिंग बाय द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर देन द कंडीशन इज नोन एज क्विकसैंड कंडीशन। एंड बॉइलिंग को हम सिंपली हम क्या कहते हैं, क्विकसैंड कंडीशन कहते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारे पास यहाँ पे, पोर वाटर प्रेशर एक्ट्स इक्वली ऑन ऑल साइड्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो जो पोर वाटर प्रेशर है वो सॉइल पार्टिकल्स पे इक्वली एक्ट करता है हर साइड से। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इफेक्टिव स्ट्रेस, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ